नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप मेरा चैनल देख रहे हैं राजा सुधांशु। दोस्तों आज बात करेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में अभी भी आज भी जिस समय इस समय वीडियो पड़ रहा है, जहां आपके पास पहुंचेगा ये वीडियो, तब तक वहां पर हिंसा का दौर इस समय जारी है। दोस्तों इस समय पूर्व प्रधानमंत्री प्रदर्शनकारियों से मारपीट हो रही है। कई पूर्व प्रधानमंत्री को मारा पीटा जा रहा है, उनके परिवार के सदस्यों को भी मारा पीटा जा रहा है। दोस्तों पूरी जगह सरकारी इमारतें जो थी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर पीएम आवास और राष्ट्रपति भवन तक जलाए जा चुके हैं इस समय तक। दोस्तों बात करें इन प्रदर्शनकारियों को, तो प्रदर्शनकारी बहुत दिनों से सरकार के विरोध में थे, खासकर के पी शर्मा ओली के विरोध में। एक और 4 नामों वाले एक नेताजी हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड जी के विरोध में थे। एक शेर बहादुर देवबा जी हैं, उनकी भी पार्टी एक नेपाली कांग्रेस, उनके भी विरोध में जनता उठ चुकी है और इस समय प्रदर्शन का दौर जारी है, जो हिंसक प्रदर्शन के तौर पे नेपाल में किया जा रहा है। दोस्तों बात करें तो नेपाल के इस समय की बात करें, जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं, इस समय की बात करें तो नेपाल इस समय सेना के कंट्रोल में है। सेना आ चुकी है और सेना के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग, सिपाही, सारे लोग सेना को मतलब कि नेपाल को कंट्रोल में ले करके रखे हुए हैं। दोस्तों ये नौबत क्यों आई ये नौबत? दोस्तों आज हम बात करें, नौबत इसलिए आई क्योंकि उसमें के.पी. शर्मा ओली का सबसे बड़ा हाथ है। के.पी. शर्मा ओली चाइनीज एजेंट के तौर पे जाने जाते हैं, ऐसा नेपाल के लोग और कुछ नेपाल के सीमा क्षेत्र के बाहर के राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग कहते हैं। वो हमेशा समझ में आता है कि वो चीन के ही पक्ष में रहे हैं। मैं के.पी. शर्मा ओली जी की बात कर रहा हूँ। के.पी. शर्मा ओली जी पहले उन्होंने सबसे बड़ा फैसला ये किया कि सोशल मीडिया को उन्होंने बैन कर दिया, जिसमें व्हाट्सअप, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम और जितने भी ऐप्स थे उनको बैन कर दिया था, जिसकी वजह से ये हिंसा भड़की है और ये प्रधानमंत्रियों के परिवार पर भी आई है, क्योंकि उनके परिवार के लोग भी पीटे जा रहे हैं, दड़ा के मारा जा रहा है, चाहे वो शेर बहादुर देवबा हों या फिर उनके परिवार के सदस्य हों या फिर वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर को दड़ा के पीटा जा रहा है। इसी कारण और भी कारण है जिसके कारण जो है जनता त्राही कर रही है। दोस्तों वहाँ पे ना पहाड़ी एरिया है, मैं पिछले वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ। वहाँ पे एक पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है जितना कि चाहिए था। वहाँ की जनता जो है, युवा जो है, आज भी बेरोजगार है। कई लोग देश छोड़ करके दूसरे देशों की नागरिकता ले चुके हैं। कई नेपाल के युवा ऐसे हैं जो नेपाल में रहना ही नहीं चाहते। क्या वो खुशी से जाते होंगे बाहर? नहीं, वो चाहते होंगे कि जो बाहर के देशों में जो सुविधाएं मिल रही हैं, वो हमारे देशों में हमें सुविधाएं क्यों मिल रही हैं? क्यों नहीं मिल रही हैं? हम क्यों जा रहे हैं बाहर? क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। दोस्तों एक बात कहूँ कि तो यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि सियासी अस्थिरता। दोस्तों 2008 से लेकर अभी तक न जाने कितने 15-16 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। 2008 से लेकर अभी तक आप सोच सकते हैं कि 2008 में राजशाही गई थी, उससे पहले राजशाही राज करती थी नेपाल में, फिर बाद में डेमोक्रेसी आ गई, संसद के पास शक्तियां आ गई 2008 से लेकर अभी तक इतने वर्षों में 15 से 16, कुछ लोग कहते हैं कि 17 सरकारें बदल चुकी हैं। इतनी ज़्यादा अस्थिरता जिससे जनता त्राही कर चुकी है ना, राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी है। दोस्तों दूसरी चीज़ यह है कि इतने भ्रष्टाचार हो चुके हैं ना दोस्तों, वहाँ पर न जाने कितने भ्रष्टाचार सारी पार्टियों ने मिलकर किया। कोई दूध का धुला नहीं है, सारी पार्टियों ने किया, छोटी से बड़ी पार्टियों से लेकर सब। ऐसा आरोप राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग लगा रहे हैं। तीसरी चीज़ की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी, जैसे कि मैं पहले बात कर चुका हूँ, असमानता। दोस्तों असमानता भी बहुत ज़्यादा है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी
मेहनत मजदूरी करने के लिए दूसरे जगह पलायन करना पड़ता है। एक समाज के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति और दूसरे समाज के पास इतनी कम संपत्ति जिसमें जीना भी मुश्किल है। ये युवा देख नहीं रहे हैं, ये युवा जान नहीं रहे हैं। नेपाल के समझ में नहीं आ रहा है उनको कि ये इतने बड़े कैसे बन गए भ्रष्टाचार करके, और हम लोग वहीं के वहीं हैं। ये युवा जो है एकदम कहते हैं ना कि एकदम हिंसक हो चुके हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत कुछ बीता हुआ है। दोस्तों बात की जाए कि 3 प्रधानमंत्रियों ने 6-6 महीने के लिए तो प्रधानमंत्री है दोस्तों, 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। कोई 4 महीने के लिए बनता है, कोई 5 महीने के लिए बनता है, कोई तो 6 महीने के लिए बनता है। एक 4 नामों वाला राष्ट्रपति, एक पुष्प कमल दहल प्रचंड, 4 नामों वाला। भाई मैं वहाँ तक वीडियो पहुँच रहा हो तो मैं बोलना चाहता हूँ, भाई पुष्प कमल दहल प्रचंड जी 7-8 नाम और रख लीजिए। पुष्प कमल दहल प्रचंड और पता नहीं 4-5 और नाम रख लीजिए। आप तो कुछ नेपाल के आप भी प्राइम मिनिस्टर बने थे ना कुछ समय पहले तक, न जाने कितने बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं आप। और नेपाल की जनता को क्या मिला और आपके परिवार को क्या मिला? हाँ, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। यहाँ की जनता अच्छे से जानती है। एक है शेर बहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेस का नेता है। वो क्या करते हैं जनाब? उन्होंने भी तो उतना ही वही आरोप लगे हैं जो ये 4 नामों वाले नेता पे, पुष्प कमल दहल प्रचंड पे लगे हैं। वो भी तो भ्रष्टाचार में लिप्त अगर जांच की जाए तो पाए जाएंगे, और जनता भी आरोप लगा रही है। और एक तीसरा वाला केपी शर्मा ओली, मतलब वो अपने आप को शी जिनपिंग बन रहा था। मैं दूसरे पहले वीडियो में बोल चुका हूँ, और नेपाल को चीन समझ रहा था। ये जब मैं पूछता हूँ कि जब प्रदर्शनकारी सड़क पे आ चुके थे तो इसने गोली चलवाने के आदेश क्यों दिया? केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, क्योंकि इस्तीफा हो चुका है। न जाने कितने लोग मर चुके हैं, क्या वो वापिस जिंदा कर सकेगा? कभी नहीं। गोली चलवानी चाहिए लोगों पे केवल सत्ता के लिए, केवल अपने घमंड के लिए। केपी शर्मा ओली की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। किसी की दूसरे की जान लेना वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी गलती है, आप तीनों जन की गलती है। केपी शर्मा ओली और 4 नामों वाला पुष्प कमल दहल प्रचंड, और ये तीसरा शेर बहादुर देउवा, शेर है ये पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये प्रचंड है। और ये केपी शर्मा ओली, ये ओली साहब हैं। इन्होंने नेपाल को क्या दिया? और जब जनता पूछने आ रही है, प्रदर्शन कर रही है, तो गोलियां चला रहे हैं आप लोग। आप अज्ञात जगह पे केपी शर्मा ओली जी चले गए। ये मतलब कि ये कोई तरीका होता है? अच्छा दोस्तों, एक चीज आप पर अब ये तो हो गई नेपाल की बात। एक चीज मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि मैं कल भी आकर्षित कराया था कि दोस्तों आप देख रहे हैं एक ही तरीके से 3 देशों में जिस तरह तख्ता पलट हुआ। मैंने पिछले की वीडियो में अभी बोला है, मैं आज भी जिक्र करूंगा। दोस्तों मैं श्रीलंका से शुरुआत करता हूं। श्रीलंका में मार्च 2022 में शुरुआत हुआ था, मार्च में 2022 में शुरुआत हुआ था, श्रीलंका की बात कर रहा हूं। और जुलाई 2022 तक आते तख्ता मतलब जनता ने प्रेसिडेंट हाउस में घुस गई थी। वो आपको याद ही होगा किस तरह से वो प्रदर्शनकारी घुसे थे। दूसरी चीज मैं बात करूं दोस्तों, कारण क्या था श्रीलंका में तख्ता पलट होने की? जनता को प्रेसिडेंट हाउस में घुसने की जरूरत ही क्या पड़ी थी? वहीं पे सेम चीज, राजपक्षे परिवार थे, गोटाबाया राजपक्षे, उसका भाई महिंद्रा राजपक्षे और उसके कई परिवार के लोग, चाचा से लेकर पितिया ले पता नहीं नाती पोता, सब उसमें मिनिस्टर बन के बैठे हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका का। जनता चली आई, इतनी भ्रष्टाचार, महंगाई बढ़ गई, जनता सड़क पे आ गई। वही सेम चीज जो ये नेपाल में 3 नेता कर रहे थे, एक 4 नामों वाला पुष्प कमल दहल प्रचंड, और एक केपी शर्मा ओली, और एक शेर बहादुर देउवा, शेर साहब। ये रहा श्रीलंका की बात। एक ही पैटर्न पे इन आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है।
श्रीलंका में किसी आंदोलन का कोई चेहरा नहीं था, ठीक ना। अब आ जाइए बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या हुआ, शेख हसीना जी को भारत में शरण लेना पड़ा, है ना दोस्तों। और उसमें 2024 में सरकारी नौकरी में कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें सरकारी नौकरी में वहाँ पे सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज है, मतलब हमारे यहाँ इंडिया की तरह ही सरकारी नौकरी वहाँ पर भी बहुत क्रेज है। मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर भी एक कोटा सिस्टम के तहत कुछ सिस्टम में कुछ अलग हुआ था, जिसके कारण जनता भी जो है शेख हसीना के खिलाफ आ गई और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ करके इंडिया में शरण लेना पड़ा। वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में लोग घुस गए थे, न जाने कितने सामान लेकर चले गए, आपको याद होगा ही होगा। अब मोहम्मद यूनुस बैठे हुए हैं, ठीक ना। इस समय की बांग्लादेश की बात करूँ तो मोहम्मद यूनुस बैठे हुए हैं, चुनाव लड़के नहीं बैठे हुए हैं, वो ऐसे ही आकर के बैठ गए हैं। नोबेल प्राइज विजेता हैं, तो आकर उनको कहा गया कि बैठे हो। अब वो कह रहे हैं कि चुनाव होगा, जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो बांग्लादेश को संभालेगी। और श्रीलंका की बात करूं तो इस समय अनुराग कुमारा दिसानायके जी चुनाव लड़ करके जीत करके वहाँ पर श्रीलंका के लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। अगर बात किया जाए एक और देश की, चौथे देश की, श्रीलंका, नेपाल की बात हो गई, श्रीलंका की बात हो गई, एक ही तरीके से जिसका कोई चेहरा नहीं है। बांग्लादेश की बात हो गई जिसका कोई चेहरा नहीं है ना। एक ही तरीके से तीनों देशों में हुआ था, ये मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन आज एक और देश की बात करूँगा, म्यांमार। वो भी आपका पड़ोसी, वो भी हमारा पड़ोसी है ना। वहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत बड़ी लीडर थी, आंग सांग सूची करके थी वो, है ना। उनको तख्ता पलट कर दिया गया। कब? 1 फरवरी 2021 को, है ना, तख्ता पलट हुआ और सेना ने अपने म्यांमार को अपने कब्जे में ले लिया। और अभी भी जो है सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा है। जनता सड़क पे आ चुकी है म्यांमार की, और काफ़ी गृहयुद्ध वहाँ पे चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है। अभी तक तो नेपाल के बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी भी, आज भी, इस समय भी, जिस समय आपके पास वीडियो पहुँचेगा, इस समय भी प्रदर्शनकारी सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं नेपाल के। तो ऐसे 4 देश हैं, और चारों देशों की सीमा हमारे यहाँ से मिलती है। चाहे वो नेपाल की बात हो, चाहे वो बांग्लादेश की बात हो, चाहे वो श्रीलंका की बात हो, चाहे वो म्यांमार की बात हो, क्यों ना, है ना, हर देश की बात। अब देखिए नेपाल में आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर न्यूज़ का अपडेट आएगा तो आपसे मुलाकात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको किसी चीज़ का मतलब सलाह देना है या राय देना है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।